ये कहानी है सीमा की, एक गरीब सीधी सादी लड़की जिसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां प्यार कम और ताने ज्यादा थे। अरे ओ सीमा, तू अभी तक यही कर रही है क्या? मैंने कहा था ना कि पहले रसोई साफ कर फिर आंगन। तुझे समझ में आता भी है या नहीं? या तेरे मायके में तुझे काम करना सिखाया ही नहीं गया? दीदी, मैं अभी बस आंगन पूरा करके रसोई में ही जा रही थी। आप नाराज मत होइए, मैं सब कर दूंगी, थोड़ा समय दीजिए। समय? तेरे पास तो बहाने ही बहाने हैं। सच बता, दहेज कम लाई थी ना, इसलिए काम भी कम करेगी। सीमा की आंखों में आंसू, लेकिन जवाब नहीं देती। सीमा गरीब थी पर संस्कारों में अमीर थी। वो हर अपमान चुपचाप सह लेती थी, लेकिन रेखा सिर्फ ताने ही नहीं देती थी, उसके मन में कुछ और भी चल रहा था। देखती हूँ सीमा, कितने दिन ऐसे चुप रहती है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। सुबह के तानों के बाद भी सीमा चुप रही, लेकिन रेखा ने आज कुछ और ही सोच रखा था। रेखा धीरे धीरे माँ के कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, एक डिब्बा निकालती है। डिब्बे में से सोने का कंगन। अब देखती हूँ सीमा, जब तेरे ऊपर इल्जाम लगेगा ना, तब तेरी ये सीधी सूरत तुझे कैसे बचाएगी। घर में इज्जत कमानी है ना तुझे, आज वही इज्जत मैं तेरे हाथ से छीन लूंगी। अरे, मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? अभी तो मैंने यही अलमारी में रखा था। कौन गया था मेरे कमरे में? माँ, मैं तो पूरे दिन आपके साथ ही थी, लेकिन दोपहर में भाभी आपके कमरे में गई थी, कह रही थी सफाई करनी है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, पर आप खुद समझदार हैं। नहीं माँ, मैं सिर्फ झाड़ू लगाने गई थी, मैंने कुछ नहीं लिया। आप चाहे तो मेरा सामान देख लीजिए, पर मैं चोरी नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ, पर गलत नहीं हूँ। गरीबी ही तो सिखाती है ऐसे काम। जब मायके से कुछ लाया नहीं तो ससुराल से ही ले लेगी क्या? सीमा की आंखों से आंसू गिरते हैं। आज सीमा पर पहली बार चोरी का दाग लगा और रेखा दूर खड़ी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। तभी अमित काम से वापस आ चुका था और उसने बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुन ली थी। माँ, पहले सच जान लेना चाहिए। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। माँ, बिना सबूत किसी को चोर कहना ठीक नहीं है। सीमा इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। पहले ठीक से खोज लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। भैया, आपको तो हमेशा भाभी ही सही लगेंगी, लेकिन मैं इस घर की बेटी हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर इन्हें भरोसा है तो अपने कमरे की तलाशी दे दे, अभी इसी वक्त। ठीक है दीदी, आप मेरा कमरा देख लीजिए, मेरा संदूक, मेरी अलमारी सब देख लीजिए। अगर कंगन मिल जाए तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। सावित्री देवी संदूक खोलती हैं, कपड़े उलट पुलट करती हैं। अचानक सावित्री देवी के हाथ में वही सोने का कंगन आ जाता है। ये क्या है? ये मेरा कंगन यहाँ कैसे आया? नहीं माँ, ये यहाँ कैसे? मैंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता। भाभी, अगर जरूरत थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? आपने तो हमारा सिर ही झुका दिया। अमित सीमा को देखता है, उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन शक भी। आज पहली बार सीमा को लगा शायद उसका अपना पति भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा। अगर आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है अमित जी, तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। मेरी गरीबी मेरी गलती नहीं है। लेकिन उसी वक्त रेखा के दुपट्टे से कुछ जमीन पर गिरता है, छोटा सा चमकता हुआ टुकड़ा। अमित की नजर उस पर जाती है। वो एक छोटा सा मोती था, बिल्कुल उसी कंगन का जो रेखा ने दोपहर में छुपाया था। माँ, ये देखिए, ये मोती उसी कंगन का है और अभी ये रेखा के दुपट्टे से गिरा है। अगर कंगन सीमा के संदूक में था तो इसका हिस्सा रेखा के पास कैसे आया? भैया, आप क्या कह रहे हैं? ये तो शायद कमरे में पहले से गिरा होगा। आप बेकार में मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ सच बता रही थी। रेखा,
सच सच बता, ये सब क्या है? कहीं तूने... हाँ हाँ, आपको तो बस बहू ही सही लगती है। मैं इस घर की बेटी हूँ, लेकिन अब मेरी बात की कोई कीमत नहीं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ही किया होगा। सीमा चुप। आंसू रुक गए हैं। अब उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा ठहराव है। झूठ जब पकड़ा जाता है तो वो और तेज बोलता है, लेकिन सच शांत खड़ा रहता है। रेखा, आज अगर तुम सच नहीं बताओगी तो ये बात यहीं नहीं रुकेगी, पुलिस तक भी जा सकती है और तब मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बस ये साबित करना चाहती थी कि सीमा इस घर के लायक नहीं है। सब उसे अच्छा समझते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। मैं अकेली पड़ गई हूँ इस घर में। दीदी, अगर आपको लगता था कि मैं आपकी जगह ले रही हूँ तो आप मुझसे बात कर सकती थी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की क्या जरूरत थी? रात भर सोचने के बाद सावित्री देवी ने फैसला कर लिया था। आज इस घर में सच का अंत होना ही था। रेखा, तूने जो किया वो सिर्फ सीमा के खिलाफ नहीं था, वो इस घर की इज्जत के खिलाफ था। चाहे संदूक में कंगन किसने रखा, लेकिन साजिश की शुरुआत तूने की। और आज से इस घर में किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगेगा। सीमा पर कोई दाग नहीं है और ये बात आज से हमेशा के लिए खत्म। अगर किसी को शक है तो वो मुझसे बात करे, पीठ पीछे नहीं। उस दिन पहली बार सीमा को लगा कि शायद अब उसका अपमान यही रुक जाएगा। कंपनी ने अमित को अचानक 6 महीने के लिए शहर भेज दिया और अब इस घर में सिर्फ 3 औरतें बची थीं। सीमा, मैं जल्दी लौटूंगा। माँ का ध्यान रखना और किसी बात को दिल पर मत लेना। घर अब तुम्हारे भरोसे है। अब तो भैया भी नहीं है। देखती हूँ सीमा, कितने दिन टिक पाती है तू इस घर में। माँ को अपनी तरफ करने की कोशिश मत करना, वरना तेरे लिए ये घर और मुश्किल हो जाएगा। दीदी, मुझे किसी को अपनी तरफ नहीं करना। मैं बस अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो समझा दीजिए, पर मुझे डराने से कुछ नहीं बदलेगा। दोपहर, सावित्री देवी बीमार महसूस करती हैं। सीमा, जरा पानी देना, सिर चकरा रहा है। माँ, ज्यादा सिर चकरा रहा है तो डॉक्टर के पास चलिए, पर ये सब सीमा की वजह से हो रहा है। सुबह से आपको आराम करने नहीं दिया, काम पर काम करवाती रहती है। दीदी, मैंने तो माँ को खुद आराम करने को कहा था। बस हर बात में सफाई देना जरूरी है क्या? माँ के सामने भोली बनना बंद कर। सावित्री देवी पहली बार सख्त नजर से रेखा को देखती हैं। अब खेल बदल चुका था। रेखा खुलकर झगड़ा लगाने लगी थी और सीमा अब पहले जैसी चुप नहीं थी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि उसी रात रेखा ने माँ के कान में एक ऐसा जहर घोला जो सास बहू के रिश्ते को हिला सकता था। माँ, आप एक बात मानेंगी तो कहूँ? मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस घर की चिंता है। सीमा बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी नहीं है। भैया के सामने अलग बनती है, आपके सामने अलग, और मोहल्ले में तो लोग बातें भी करने लगे हैं। क्या बातें? साफ साफ बोल रेखा। माँ, आज दोपहर जब आप सो रही थी, मैंने सीमा को किसी से फोन पर हंसते हंसते बात करते सुना। कह रही थी, अभी तो सब मेरे काबू में है, थोड़ा समय दो। आप खुद सोचिए, कौन है वो जिससे वो इतनी छुप छुप कर बात करती है? सावित्री देवी का चेहरा सख्त होने लगता है। शक एक बार मन में बैठ जाए तो सच्चाई भी कमजोर लगने लगती है। रसोई, सीमा खाना बना रही है। सावित्री देवी अंदर आती हैं, चेहरा ठंडा। माँ, आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने हल्का नाश्ता बनाया है। मेरी तबीयत की चिंता छोड़, पहले ये बता, कल तू किससे फोन पर बात कर रही थी? और क्या सब मेरे काबू में है कह रही थी? माँ, वो तो मेरी छोटी बहन थी। उसके ससुराल में परेशानी चल रही है। मैं उसे समझा रही थी कि घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने यही कहा था कि सब काबू में हो जाएगा। माँ, देखिए ना, कितनी जल्दी कहानी बना ली। हर बात का जवाब तैयार रहता है इनके पास।
आपको नहीं लगता ये बहुत चालाक है? दीदी, अगर मैं चालाक होती तो हर बार चुप ना रहती। मैं आपके हर ताने का जवाब दे सकती हूँ, पर मैं घर तोड़ना नहीं चाहती। आप चाहती क्या है मुझसे? मैं चाहती हूँ कि माँ की नजरों में तू देवी बनना बंद कर दे। ये घर मेरा भी है और रहेगा। बस, बहुत हो गया। रोज रोज का झगड़ा मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती ये घर बर्बाद हो जाएगा। सीमा, आज से तू मेरे सामने बिना पूछे कहीं फोन नहीं करेगी। और रेखा, तू हर बात में आग मत लगाया कर। आज पहली बार सावित्री देवी ने दोनों को एक साथ डांटा, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में शक अभी भी जिंदा था और रेखा हार मानने वालों में से नहीं थी। सीमा अपने कमरे में बैठी है। आंखों में आंसू नहीं, अब दृढ़ता है। सीमा समझ चुकी थी, अब सिर्फ सहने से काम नहीं चलेगा। उसी समय रेखा बाहर किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। काम शुरू हो चुका है। माँ को बस थोड़ा और मेरे खिलाफ करना है, फिर देखना सीमा खुद ही इस घर से चली जाएगी। सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर शौक और फिर एक ठंडी शांति। उस रात सीमा के आंसू सूख गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ झगड़ा नहीं, ये खेल है और खेल को हराने के लिए दिमाग चाहिए। अगर मैं हर बार सफाई देती रहूंगी तो दीदी जीत जाएंगी। अब मुझे चुप नहीं, समझदार बनना होगा। माँ का दिल जीतना है, लड़कर नहीं, करके। सावित्री देवी आंगन में बैठी हैं, घुटनों में दर्द। सीमा बिना कुछ कहे उनके पैरों के पास बैठ जाती है। माँ, दवा ले लीजिए और ये तेल से हल्की मालिश कर दूं, आराम मिलेगा। तुझे किसने कहा ये सब करने को? किसी ने नहीं माँ, बस लगा कि आपको जरूरत है। घर में अगर मैं हूँ तो आपकी तकलीफ भी मेरी है। सावित्री देवी कुछ नहीं कहती, लेकिन चेहरे की कठोरता थोड़ी ढीली पड़ती है। रेखा दूर से सब देख रही है, आंखों में जलन। ये देखो, फिर वही नाटक। सेवा, त्याग, मासूमियत माँ को अपने बस में कर लेगी ये। नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा कि माँ का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। सीमा खाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है। तभी चुपके से रेखा आती है और उस खाने में ढेर सारा नमक डाल देती है। ये क्या बनाया है सीमा? इतना नमक? माँ, मैंने तो सुबह ही कहा था, इनका ध्यान कहीं और रहता है। सेवा करने से कोई अच्छी बहू नहीं बन जाती, काम में भी समझ चाहिए। माँ, मैंने नमक नाप कर डाला था। अगर ज्यादा है तो शायद गलती से 2 बार पड़ गया होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दूसरी दाल बना देती हूँ। रेखा को उम्मीद थी कि सीमा पलटकर चिल्लाएगी, लेकिन वो शांत है। ये सीमा अब पहले जैसी नहीं रही, माँ का दिल जीतने लगी है। अगर ऐसा ही चला तो घर में मेरी कोई सुनवाई नहीं बचेगी। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा कि माँ खुद इसे घर से निकालने को कहें। सीमा पानी लेने जाती है, ये सब सुन लेती है। इस बार सीमा के चेहरे पर डर नहीं, सोच है। सीमा जानबूझकर रेखा के सामने सास से कहती है, माँ, मैं सोच रही थी कि कल मंदिर में भंडारा है, क्यों ना हम तीनों साथ चले? घर में शांति भी रहेगी और मन भी हल्का होगा। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा या माँ का नहीं, आपका भी है। और अगर शांति चाहिए तो हमें साथ चलना होगा। सावित्री देवी पहली बार सीमा को गौर से देखती हैं। सीमा अब खेल समझ चुकी थी और अब वो लड़ नहीं रही थी, वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या रेखा इतनी आसानी से बदलेगी? भाभी, ये क्या तरीका है काम करने का? माँ के सामने तो बहुत सेवा दिखाती हो और पीछे से ऐसे काम करती हो कि पूरा घर उलझ जाए। कल नमक ज्यादा, आज चाय फीकी। आखिर साबित क्या करना चाहती हो? दीदी, गलती इंसान से होती है, लेकिन हर गलती साजिश नहीं होती। अगर आपको सच में घर की चिंता है तो मुझे सुधार दीजिए। रोज इल्जाम लगाकर माहौल मत बिगाड़िए। रेखा जानबूझकर अनाज का डिब्बा आधा खाली करके रख देती है। इतना अनाज कम कैसे हो गया? सीमा, तूने किसी को दिया क्या? माँ, मैं तो सुबह से देख रही हूँ, ये बार बार रसोई में जा रही थी। अब आप ही सोच लीजिए, गरीब मायका है, आदतें बदलती कहाँ है।
बस दीदी, अब बहुत हो गया। हर बार गरीबी को ताना मत बनाइए। अगर मैंने कुछ लिया है तो अभी मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए, लेकिन बार बार चरित्र और इरादों पर सवाल मत उठाइए। दोनों चुप। रोज रोज का ये तमाशा मुझे बीमार कर देगा। सीमा अब जवाब देने लगी है। अगर माँ का दिल इससे पूरी तरह भर गया तो मैं इस घर में पराई हो जाऊंगी। नहीं, मुझे आखिरी बार करना होगा। दूसरी तरफ सीमा समझ रही थी, ये सिर्फ झगड़ा नहीं, ये जगह की लड़ाई है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक निर्णय था। आंगन में हल्की रोशनी, सास चारपाई पर बैठी हैं। सीमा चुपचाप रसोई का काम समेटकर सावित्री के लिए पानी लाई और रेखा भी वही पास में खड़ी है। आंखों में पुरानी जलन अभी भी बाकी है। अरे वाह भाभी, आजकल तो बहुत ही सेवा भाव उमड़ रहा है। लगता है सासू माँ का पूरा दिल जीत लेने का इरादा है आपका, है ना? दिल जीतने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता रेखा, बस अपना फर्ज निभाना पड़ता है। सास चुप, लेकिन इस बार उनकी आंखें सब देख रही हैं। फर्ज, फर्ज, हर वक्त यही शब्द। अरे अगर इतना ही फर्ज था तो पहले क्यों नहीं बोली जब कंगन की बात पर तुम्हें दोषी समझा गया था? क्योंकि मुझे रिश्ते बचाने थे, लड़ाई नहीं करनी थी। रेखा, सच तो ये है कि उस दिन गलती मेरी थी। मैंने बिना सोचे समझे बहू को दोष दे दिया और तूने आग में घी डालने का काम किया। माँ, मैं तो बस बस क्या? हर बात में जहर घोलना ही तेरा काम रह गया था। घर को घर नहीं, अखाड़ा बना दिया तूने। माँ जी, मैं आज भी यही चाहती हूँ कि ये घर टूटे नहीं, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े। नहीं बहू, अब तू अकेली नहीं सहेगी। अब मैं देखूंगी कौन इस घर में जहर घोलता है। माँ, भाभी, शायद मैं ही गलत थी। मुझे हमेशा लगा कि भाभी मेरा हक छीन लेंगी, इसलिए मैं जलती रही। हक बांटने से कम नहीं होता रेखा, दिल छोटा करने से घर छोटा हो जाता है। आज से इस घर में कोई साजिश नहीं होगी, कोई ताना नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो खुलकर बात होगी और जो गलत होगा उसे मैं खुद रोकूंगी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जहर बोया। अगर बीज बोए थे तो अब मिलकर अच्छे फल उगाएंगे। घर दीवारों से नहीं, नियत से चलता है। जहां शक बोया जाता है वहां दर्द उगता है, लेकिन जहां सहनशीलता और सच्चाई खड़ी हो जाए वहां सबसे जहरीला रिश्ता भी बदल सकता है।